नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि आप लोगों को मैं बिहार पुलिस के लिए क्लास करा रहा हूं दोस्तों, पता है आपको कि मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन दे रहा हूं सब्जेक्ट वाइज, 50 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का। उसके बाद NCERT से भी मैं करा रहा हूं, है कि नहीं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, ये पहला वीडियो है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस की सबसे बढ़िया तैयारी आपको यहीं देखने को मिलेगी। हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लास करा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम उठा करके पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं, नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई में करा रहा हूं। तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज का क्लास होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हम लोग फटाफट अंदाज में उसको देखते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट करते हैं इसका PDF के लिए, तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको निःशुल्क मिलता है। जी हाँ, इसका PDF निःशुल्क मिलता है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन करिए और निःशुल्क PDF प्राप्त करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 1401 ईस्वी में मालवा को किसने स्वतंत्र घोषित किया। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन हो जाएगा। मालवा को किसने स्वतंत्र घोषित किया, तो दिलावर खां ने इसको स्वतंत्र घोषित किया। और ईस्वी पूछ दे तो ईस्वी बताएंगे कि 1401 ईस्वी में। 2 प्रश्न बन गए। 1401 ईस्वी में मालवा को किसने स्वतंत्र घोषित किया, तो दिलावर खां, याद रखिएगा। गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 2-3 प्रश्न यहां से बनेंगे। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया, तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी। किससे छीना, तो गुजरात के शासक। ईस्वी तो 1297। और गुजरात के शासक का नाम क्या है, तो राजा कर्ण, है ना। 3-4 प्रश्न बन गए। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया, अलाउद्दीन खिलजी। कब मिलाया, 1297 में। किस शासक से, तो राजा कर्ण से छीन करके इसने बनाया। तो ये 3 क्वेश्चन आपको इसी से मिल गए। चलिए प्रश्न संख्या 3। मैं उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को समझते चल रहे होंगे, है ना। केवल देखने मात्र से नहीं होगा, समझिएगा, गहनता से समझिएगा, तब आपको याद हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक देखिए, केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग। अब प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से ही करते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था। तो केशव चंद्र सेन ने सहयोग किया, और इसमें 3 व्यक्ति और थे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर, और एक थे MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। लेकिन मुख्य रूप से अगर नाम पूछता है तो बता दीजिएगा कि आत्माराम पांडुरंग। ओके, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझते चलिएगा। प्रश्न संख्या 4, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, तो रामास्वामी नायकर। जी हाँ, रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर से एक बार क्वेश्चन को दोहरा देता हूं, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, तो रामास्वामी नायकर। आप लोग का कमेंट रहता है, शिकायत भी करते हैं कि सर पढ़ाते तो ठीक हैं लेकिन रिपीट नहीं करते हैं। तो मैं इसलिए रिपीट नहीं करता बच्चों कि आपका कम समय में हम ज़्यादा कंटेंट दे पाएँ। बाकी आप लोग का अगर इच्छा है रिपीट, तो मैं अवश्य करूँगा। मैं आप लोग के लिए ही हूँ, हर संभव प्रयास करूंगा कि आप लोग का कुछ बेहतर कर पाऊँ किसी भी हाल में। आपको पता है कि दिन भर ड्यूटी करना होता है मुझे, उसके बाद मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट करना, फिर अपलोड करना, है कि नहीं, फिर एडिट करना, ये तमाम चीज़ें जो है ये करना पड़ता है, बहुत समय लग जाता है। लेकिन आप लोग के लिए, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, बस यही सोच करके लगे रहते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं बच्चे। कैबिनेट आयोग 1946, कैबिनेट मिशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैबिनेट आयोग मिशन 1946 के समय भारत का वायसराय कौन था। कैबिनेट मिशन जब गठित हुआ था, आया था, तो भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। कौन था, लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन 1946 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझते चलिए। प्रश्न संख्या 6, रुहेला का युद्ध 1774 में, कब, रुहेला का जो युद्ध हुआ है वह 1774 ईस्वी में हुआ है, ध्यान देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7, हिंदू विधवा पुनर्विवाह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं।
इनके समय जो वायसराय गवर्नर जनरल है वह लॉर्ड कैनिंग, कौन है? लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी के बाद कैनिंग आया था, 1856 के बाद कैनिंग आया था। जब 1857 स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय यही था, कैनिंग ही था। तो ये जो घटना है विधवा पुनर्विवाह, यह लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल की है, उन्हीं के समय की है। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा, जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, कमेंट करिएगा कि कब हुई थी। उस समय इसकी मुद्रा लिवरे थी। क्या थी? लिवरे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिवरे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर प्रश्न संख्या 9 की ओर। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक क्यों पूछा जाता है? जब भाई भारत आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक। अच्छा, आपने सोचा है कि इंग्लैंड का क्यों पूछा जाता है? तो हाँ, क्योंकि इंग्लैंड ने लगभग देशों को कब्जा किया था, इंग्लैंड का ही लगभग देशों पर कब्जा था। तो इस वजह से यह पूछा जाता है कि भैया जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तब इंग्लैंड का शासक कौन था? भारत जब आजाद हुआ तब इंग्लैंड का शासक कौन था? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से पूछे जाते हैं। ये नहीं कि जब भारत आजाद हुआ तो नीदरलैंड का प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। या भारत आजाद हुआ तो चीन का नहीं पूछा था। क्यों नहीं? क्योंकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जहां लेना देना रहेगा क्वेश्चंस वहीं बनेंगे। इसीलिए कहते हैं आप लोगों को कि कुछ भी मत पढ़िए, रिलेट जहां हो रहा है, कुछ संयोग बन रहा है, उन क्वेश्चंस को अवश्य पढ़िए। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर भी करिए, तब समझ में आएगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जामिनर। चलिए, तो जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। 100 चूहा की अपेक्षा एक शेर यानी एक सिंह का शासन उत्तम है, ऐसा किसने कहा था? एक व्यक्ति है वाल्टेयर, उसने कहा था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह की तरह शासन करो, एक शेर की तरह शासन करो। किसने? वाल्टेयर ने। बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। विधि की आत्मा या कानून की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इस पुस्तक की रचना तो मॉन्टेस्क्यू, किसने की? मॉन्टेस्क्यू, याद रखिएगा। विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न संख्या 12। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न है और लगभग परसेंटेज है कि यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार पूछ दिया गया था बुल्गारिया कब निकला था या कब जुड़ा था, ऐसे करके। तो ये मान के चलिए कि पूछा जाएगा। याद कर लीजिएगा डेट, 6 अप्रैल 1917। पहला विश्व युद्ध 14 से शुरू हुआ था, तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका जो है यह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होगा। एक और मैं काला सच बताता हूं, ये जो बड़े बड़े कंट्रीज थे यह देख रहे थे कि कौन सा पार्टी कमजोर होता है, धुरी राष्ट्र या मित्र शक्ति। ऐसा इनका इरादा था कि जो कमजोर होगा उसके विपरीत वाले में हम शामिल हो जाएंगे, मतलब कमजोर को दबाना। ठीक से समझिएगा, कमजोर में नहीं, कमजोर को दबाने के लिए। जो जैसे एक ये है और एक ये है, अब अगर ये कमजोर हो रहा है हमारा तो इसमें शामिल हो गए, और कमजोर करने के लिए इसको, कमजोर के विपरीत ये शामिल हुए थे, ध्यान दीजिएगा। चलिए 6 अप्रैल 1917 को। प्रश्न संख्या 13। फोबोस तथा डिमोस, बहुत बढ़िया प्रश्न। फोबोस तथा डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के। फोबोस और डिमोस 2 ही उपग्रह हैं ही मंगल के, और यही दोनों का नाम पूछता है। सीधा सा प्रश्न बनेगा, फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो बता दीजिएगा मंगल। टाइटन, तो टाइटन जो है वह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह संपूर्ण सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यह भी ध्यान देना है आपको। चलिए, अच्छा, अगर आप लोग को पता है कि सबसे बड़ा सौर मंडल का उपग्रह कौन है तो कमेंट करिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है? बढ़िया प्रश्न बनेगा। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है। तो जब गुजरती है पता रहेगा तभी ना जानेंगे कहां से नहीं गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा कहां से नहीं गुजरती है। आर्कटिक सागर से गुजरती है, चुकची सागर से गुजरती है, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से भी गुजरती है। आर्कटिक सागर से, चुकची सागर से, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर ऐसे गुजरती है। इसके अलावा अगर कुछ पूछे तो कह दिया कि नहीं गुजरती है। जैसे दे दे आपको कि अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक एस आकृति है, वहां से नहीं गुजरती है। हिंद महासागर, वहां से नहीं गुजरती है, ऐसे आपको याद रखना है।
कहाँ की मुद्रा का नाम तुर्गिक, तो मंगोलियाई तुर्गिक जो है वह मंगोलिया की मुद्रा है, ध्यान देना है। बढ़िया प्रश्न है। 17 नंबर जनगणना। देखिए अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तब तो हम करा ही देंगे, लेकिन अगर आप हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, होता है ना कभी कभी कि किसी का चेहरा ही खराब लगने लगता है, भले वो कितना भी बढ़िया पढ़ाए उसका चेहरा ही आपको खराब लगेगा। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि पढ़ना ना चाह रहे हो, मुझसे बुरा लगता हो, तो चलिए मुझसे मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनगणना जब आए तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से प्रश्न आएगा और नहीं पढ़े रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए पढ़ लीजिएगा। भले ही मेरा चेहरा आपको खराब लगे, बढ़िया लगे, कोई दिक्कत नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य, मतलब सबसे ज्यादा 10 साल में कहाँ में वृद्धि हुई है, प्रतिशत की बात की जा रही है, तो मेघालय में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हुआ है मेघालय में। मेघालय की जो जनसंख्या सबसे ज्यादा 10 सालों में बढ़ी है। आते हैं 18 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले तीन राज्य कौन कौन? बिहार, पश्चिम बंगाल और केरला। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, है ना। बिहार का सबसे ज्यादा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि केरल का 860 लगभग है, ऐसे कुछ। चलिए 19 नंबर है। किसे विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है? कौन सी है जो सबसे पुरानी? तो जारवा जनजाति है, अंडमान निकोबार। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जारवा जनजाति है निवास करती कहाँ में? तो अंडमान निकोबार। क्लास किए रहेंगे बढ़िया से तो कोई आपको फंसा नहीं पाएगा, गारंटी है। इतना धमाकेदार तरीके से मैं बताता हूँ क्वेश्चंस को ना, निचोड़ करके ले आता हूँ, आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। जब एक बार आप बढ़िया से विधिवत पढ़ लिए होंगे तो कोई फंसा नहीं पाएगा आपको, गारंटी है। चलिए तो जारवा, अंडमान निकोबार। ओके चलिए प्रश्न संख्या 20। इनमें से शाकाहारी जंतु किस श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? अच्छा, शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के आते हैं अंतर्गत। तो शाकाहारी जंतु में अगर पूछ दे कि भैया बकरी, खरगोश, तो आप जानिएगा कि बकरी खरगोश मांस नहीं खाता, शाकाहारी है, ये प्रथम उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। हिरन, बंदर, जिराफ और चूहा, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग शाकाहारी हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया, तो 5 जून 1973। जी हाँ, 5 जून 1973 से प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू किया गया है। 5 जून 1973 प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस। ओके चलिए 22 नंबर। किसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है? किसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, एडम स्मिथ की लिखी हुई बुक है, इसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना गया है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ। ओके चलिए 23 नंबर। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 24। सूचकांक को मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान हो सकता है। कितना सूचकांक तक मानव विकास सूचकांक का जो मान है वह उच्चतम माना जाएगा? सीधा सा प्रश्न है, कितने सूचकांक तक, कितने पॉइंट तक मानव विकास सूचकांक का जो मान है वह उच्चतम है? तो 1.0 से उच्च नहीं हो सकता है मानव विकास सूचकांक, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर। किसे राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनाट्स को माना जाता है। साइमन कुजनाट्स को माना जाता है लेखांकन का जन्मदाता, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता। प्रश्न संख्या 26। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो राष्ट्रीय आय है उसको जनसंख्या से भाग, जैसे राष्ट्रीय आय आया 50,000 करोड़, ओके, और देश की जनसंख्या है 2,000 करोड़, तो इससे भाग दे देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में खुला था, ठीक ना। भारत का पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में खुला था, ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर। एल के झा, जी हाँ, एल के झा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर
इनडायरेक्ट टैक्स है ना, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, एल के झा। ओके, उपहार कर लगाया जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार प्रश्न है। उपहार कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और यह प्रत्यक्ष कर है। उपहार प्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? उपहार आप प्रत्यक्ष रूप से किसी को दे रहे हैं, ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक, चलिए। विज्ञापन पर लगाया जाता है कर, तो यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है और यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। विज्ञापन पर जो कर लगता है वह राज्य सरकार के द्वारा और यह अप्रत्यक्ष कर के श्रेणी में आता है। ओके, चलिए। 31, वह व्यक्ति जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। अमूमन देखने को यह मिलता है कि जो लोकसभा के नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन अपवाद जहां होता है क्वेश्चन वही बनता है। मैं बार बार कहता हूं, अपवाद जहां होगा क्वेश्चन निकल के आएगा। सामान्यतः क्या होता है कि लोकसभा का जो नेता होता है बहुमत दल का, वही होता है क्या? प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से थे और तब भी प्रधानमंत्री बने, जैसे में इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा। ये 4 व्यक्ति हैं, नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह। चले आगे। 32 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री जो हैं वह राष्ट्रपति महोदय के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे? फिर से सुनिए, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे? अनुच्छेद 75(4), अनुच्छेद 75(4) के तहत ही ऐसा होता है। प्रश्न संख्या 33, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, 250 हो सकती है, ध्यान रखिए। संविधान संशोधन को किस सदन में पेश किया जाता है? संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो पूछ रहा है कि संविधान संशोधन अगर कोई विधेयक है तो कहां पेश किया जाएगा? पहले तो कोई लिखा पढ़ी नहीं है, जहां मन करे वहां पेश करिए, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में। ओके, चलिए। 35, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करता है, कौन करता है भाई? तो CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, ध्यान दीजिएगा। कितने दिन तक यदि सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तब उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है? हो जाएगी नहीं कह रहे हैं हम, समाप्त की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा के नियम के अनुसार जो भी संचालन होता है, तो अगर लोकसभा में ऐसा है तो लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा है तो राज्यसभा। तो कितने दिन? तो 60 दिन, नियम में है 60 दिन। अगर 60 दिन बिना बताए गायब रहे तो आपका कट सकता है पत्ता, ध्यान दीजिए। राज्यपाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो राज्यपाल का प्रावधान संविधान के भाग 6 में है, 6 में वर्णन है इसका, ध्यान दीजिएगा। 38, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का भी प्रावधान है। 169 विधानसभा समाप्ति और स्थापना दोनों। चाल उदाहरण है, चाल अदिश राशि। अच्छा, चाल अदिश क्यों है? अदिश में दिशा नहीं होता है, चाल मतलब चाल किधर, चाल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर चाल, है ना। तो जब दिशा नहीं है तो वो अदिश हो जाता है, ध्यान दीजिए। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² या 1/2 mv² होता है, ध्यान दीजिएगा। सूत्र याद कर लीजिएगा, पूछता है ke मतलब काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 यानी ½ mv², याद रखिएगा। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव होता है, तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? घुलनशील जब नमक मिलाते हैं तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वह बढ़ जाता है, ध्यान दीजिए। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि तेज व मंद सुनाई देती है, कभी ध्वनि तेज सुनाई देगी कभी मंद, तो यह किस लक्षण के कारण? तो यह ध्वनि के
प्रबलता के कारण। किसके कारण? प्रबलता के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 43, किसने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया था? प्रकाश के कणिका मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? तो दरकाते ने। किसने? दरकाते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया था। बढ़िया प्रश्न। गोबर गैस के सड़ने पर कौन सी गैस रिलीज होती है? तो गोबर गैस के सड़ने पर मीथेन गैस, गोबर गैस का प्रमुख घटक भी आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा मीथेन गैस, गोबर गैस के सड़ने से मीथेन गैस बनती है, ध्यान दीजिएगा। जल गैस, जिसे वाटर गैस भी कहते हैं, CO+H2, जल गैस बनता है CO+H2 से, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सारे के सारे जो प्रश्न है ना वो A ग्रेड के हैं, आपको खुद समझ में आ गया होगा। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है और क्वेश्चन में दम है या नहीं, समझ रहे हैं। चलिए 46, दूध से दही बनना उदाहरण है। हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि जब सामान्य प्रक्रिया से बदला हुआ कोई भी वस्तु पुनः अपने स्थिति में नहीं आ सकता है। जब दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध बना देंगे? नहीं ना। तो दही से जब दूध नहीं बन सकता है सामान्य प्रोसेस से, तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है, और पुनः जब अपने वापस स्थिति में आ जाए तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। कौन? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। चलिए 49, पीत का पीएच मान, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिहार दरोगा में पूछा गया है। पीत रस का पीएच मान होता है 7.7, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बिहार पुलिस में, प्रबल संभावना है पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 50 और आज का आखिरी सवाल, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। कौन? ऑप्शन देगा मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ऐसे करके डाइसेक्राइड। तो आपको पता है कि मोनोसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, मोनोसेक्राइड। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का क्लास आपको बहुत ही आनंदित किया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही अगर चाहते हैं कि कंटिन्यू मैं जुड़ा रहूं आपसे, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, प्यार बनाते रहिए। आप लोगों के लिए मैं सदैव हाजिर रहूंगा। चूंकि समय ज़्यादा हो गया है, लगभग 20-22 मिनट में इस वीडियो में ले लिया हूं, 50 क्वेश्चन आपको दे दिया हूं, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इतने कम समय में इतने बेहतरीन अंदाज से और इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं आपको कराता होगा पूरे यूट्यूब पर। ये मैं बता रहा हूं आपको। मैंने भी बहुत लोगों को देखा है 10 क्वेश्चन बताने में आधा घंटा, क्योंकि उनको व्यूज से मतलब है, उनको अर्निंग से मतलब है। लेकिन आपके के सर हैं, उनको व्यूज से मतलब नहीं है। जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है अच्छी खासी, ठीक ना। तो मेरा मकसद है कि कम समय में और आप लोग की ज़्यादा मदद की जाए, ये मेरा उद्देश्य होता है, ये मेरा मकसद होता है। और बाकी सब आप लोग का प्यार है। आप लोग अगर ज़्यादा प्यार देंगे तो फिर मैं इधर से स्किप हो करके और केवल फिर YouTube पर ही आप लोगों के साथ रहूँगा, है ना। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।